वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बिल्कुल यहां पर फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे यानी जो उसका क्लासिफिकेशन था इसके बारे में जाना, कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, अलग अलग वर्जन के बारे में भी जाना, ओल्डेस्ट कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने समझा। राइट। तो बिल्कुल इसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में और कुछ खास बातें। हैव अ लुक। तो देखिए आज का जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो है प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस। हम लोग जानते हैं प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या अंतर होता है। यानी अगर हम बोल रहे हैं कोई भी सॉफ्टवेयर है, इफ देयर इज एनी सॉफ्टवेयर और वो सॉफ्टवेयर हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। और प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। यानी जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो प्रोसेस होता है ना। और उससे पहले वो एक नॉर्मली क्या होता है? प्रोग्राम होता है। तो ये डिफरेंस तो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन इसी सिलसिले में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक। सबसे पहली लाइन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। प्रोग्राम और प्रोसेस के कंपैरिजन में सेट ऑफ लाइंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर। जैसे सपोज करिए आपने सी लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो इसका मतलब कि आपने सी लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, वो एक प्रोग्राम बनाया ना। जैसे कॉलेज में भी कहते थे कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो एडिशन का हो, या मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाइए, या फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाइए। तो इसका मतलब प्रोग्राम क्या होता है? एक सेट ऑफ लाइंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। और यही हमने यहाँ समझाने की कोशिश करी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सी फाइल हैविंग एक्सटेंशन, सी पर आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसको आपने डॉट सी के नाम से सेव कर दिया, है ना। आपने कुछ भी नाम रखा, उस नाम रखा आपने एडिशन डॉट सी। तो ये आपका सी का प्रोग्राम बन गया। और इसको जब आपने सेव किया अपने कंप्यूटर में, तो ये प्रोग्राम कहाँ पर सेव हुआ? हार्ड डिस्क में सेव हुआ। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट करवाते समय जो हमारा प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क से उठकर रैम में लोड हो जाता है ना। और इसी प्रोसेस को बूटिंग भी कहते हैं और इसी प्रोसेस को इंस्टॉलेशन भी बोलते हैं। तो जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में होता है और हार्ड डिस्क से वो रैम में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अब हमारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है कंप्यूटर में। तो मीन्स when you execute a program or a software, it loads from hard disk to RAM. It is in process stage. अब ये process stage में आ चुका है। तो process is a program in execution. Hence we can conclude that, अब हम ये कह सकते हैं कि process is a program in execution. करेक्ट है। नोट में यहां पर एक चीज दी गई है, इसको भी जरा देखिएगा। प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी, यानी प्रोसेस एक्टिव होता है, जबकि प्रोग्राम इज कंसीडर्ड एज अ पैसिव वन। प्रोग्राम कैसा है? पैसिव है। वो हार्ड डिस्क में इंतजार कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा, और जैसे ही उस पर क्लिक किया गया उसका नंबर आ गया और वो बन गया एक्टिव। नाउ इट इज कॉल्ड एज प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसके बाद बात करेंगे प्रोसेस में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। देखो एक चीज समझने वाली बात है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है?
प्रोसेस को कंट्रोल करना, यानी जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी बैकएंड पर प्रोसेस चल रहे होते हैं, उन प्रोसेसेस को मेंटेन करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। यही तो मेन काम है ओएस का। तो टॉपिक यहाँ पर नेक्स्ट क्या बनता हुआ? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? देखिए, प्रोसेस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे प्रोसेस का नाम, प्रोसेस की लोकेशन, प्रोसेस के अंदर कई सारी थ्रेड चलती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन। तो डेटा अबाउट डेटा, है ना, एक तरीके से मेटा डेटा होता है प्रोसेस का, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है। और इस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक डेटाबेस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, है ना। जैसे सपोज करिए कि आपने एक ऐसा फाइल या फोल्डर बनाई होगी जहां पर आप अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, है ना। जैसे अगर बहुत सारे आपके पास में अकाउंट हैं तो आपने वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड की, हो सकता है कोई एक ऐसी शीट बनाकर रखी हो कि जहां पर आपके इंपॉर्टेंट यूजर नेम और पासवर्ड एक जगह पर स्टोर हो, कि अगर आप भूल जाएं तो आप वहां से फेच कर लें, है ना। ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब कि हम लोग भी अपने डेटाबेस को कंप्यूटर में मेंटेन करते हैं। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी हर एक प्रोसेस की एक्टिविटी को मेंटेन करता है और उसके लिए प्रोसेस के डेटा स्ट्रक्चर को बनाता है, और इसी डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। समझ में आ गया पीसीबी का मतलब क्या है? चलिए इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। फॉर ईच प्रोसेस देयर इज अ पीसीबी, कह रहा है हर एक प्रोसेस के लिए पीसीबी होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा। बिल्कुल सही बात है, हर एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। पीसीबी इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस रिलेटेड टू इट। कह रहा है पीसीबी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोसेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेव है। पीसीबी स्टोर द फॉलोइंग प्रोसेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। पीसीबी में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना, ये हमने नीचे आपको डायग्राम की मदद से दिखाया है। प्रोसेस की टेबल एक बनी हुई है और पीसीबी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर है, स्टेट है, प्रायोरिटी है, एड्रेस स्पेस है, ओपन फाइल्स हैं और अदर फ्लैग्स हैं। यानी एक प्रोसेस की इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसका प्रोग्राम काउंटर। और हम लोग जानते हैं कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, कि नेक्स्ट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखना। रजिस्टर की इंफॉर्मेशन, उस प्रोसेस की पर्टिकुलर स्टेट क्या है, वो एक्टिव है या किस स्टेट में है वो। प्रायोरिटी किसको देनी है प्रोसेस में, कब किस प्रोसेस को पहले प्रायोरिटी देनी है, उसकी एड्रेस की स्पेस यानी लोकेशन, उसकी फाइल की इंफॉर्मेशन। तो ये सब हमारा पीसीबी में स्टोर होता है और ये लिंक होता है प्रोसेस टेबल से, है ना। और इसी को बोला जाता है क्या? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, पीसीबी स्टोर द फॉलोइंग प्रोसेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब पीसीबी में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सेव होती है? प्रोसेस की आईडी होती है, प्रोग्राम काउंटर होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस का स्टेट होता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो रेडी में है, रन है या ब्लॉक है। रेडी स्टेट मतलब वो स्टेट जहां पर प्रोसेस सीपीयू में जाने को तैयार है ना। सीपीयू ने कह दिया है कि अब तुम एंटर हो सकते हो, तो प्रोसेस रेडी हो गया है। रन करने का मतलब कि सीपीयू के अंदर पहुंच गया प्रोसेस, एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, इसका मतलब रन होना शुरू हो गया है। ब्लॉक करने का मतलब क्या है? या तो वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोसेस तो टर्मिनेट हो जाएगा, अगर पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर से उसे वेटिंग स्टेज में लगना होगा, है ना, और फिर से उसको अपनी नंबर का इंतजार करना होगा। प्रायोरिटी, क्या प्रायोरिटी है इस प्रोसेस की, यानी 1 2 3 4, और जितनी प्रायोरिटी होगी उसी नंबर पर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इसकी प्रायोरिटी को डिसाइड करता है। जनरल पर्पस रजिस्टर, है ना, यानी रजिस्टर भी यहाँ पर स्टोर है। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, कितनी फाइल बैकएंड पर चल रही हैं, कितनी ओपन है, इसकी इंफॉर्मेशन। और लास्ट में प्रोटेक्शन, यानी हर एक प्रोसेस को प्रोटेक्शन देने का काम भी पीसीबी करता है, ताकि हर एक प्रोसेस इंडिविजुअल तरीके से एक दूसरे से अलग होकर एग्जीक्यूट हो, जिससे कि कोई भी, आप कह सकते हैं उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन या फिर कोई भी उस केस में डेडलॉक जैसी कंडीशन ना हो पाए, है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होके हर एक टास्क परफॉर्म हो
और डेडलॉक की कंडीशन ना बने, इसलिए पीसीबी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शायद समझ में आ गई होगी आपको, ये बात बहुत आसान है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस लाइफ साइकिल, है ना। और यहां से देखिए क्वेश्चन बनता ही बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पीएलसी प्रोसेस लाइफ साइकिल। तो एक प्रोसेस जो है वो पूरी लाइफ साइकिल उसकी क्या होती है। तो अभी मैंने आपको एक हिंट दी थी कि प्रोसेस सबसे पहले हार्ड डिस्क में होता है, हार्ड डिस्क से वो प्रोसेस उठकर कहां पर आता है, एग्जीक्यूशन टाइम पर। एक प्रोग्राम हार्ड डिस्क में होता है और जब वो रैम में आ जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है ना। तो यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं, प्रोसेस लाइफ साइकिल की। इसका मतलब जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ना होकर वो एक प्रोसेस बन चुका है, वो रैम में है, और रैम में वो किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, इसी को बोला जाता है प्रोसेस लाइफ साइकिल। देखते हैं तो टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं पीएलसी में, या प्रोसेस की टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं या कितनी साइकिल होती हैं। तो आंसर है देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ अ प्रोसेस। बिल्कुल आपने ग्रेजुएशन में इसको जरूर पढ़ा होगा कि प्रोसेस की कितनी स्टेजेस होती हैं, 5। न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और लास्ट है टर्मिनेशन, है ना। इसका जरा मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा। न्यू का मतलब क्या है, जैसे ही कोई भी प्रोसेस या फिर आप कह सकते हैं जैसे ही कोई भी प्रोग्राम उठकर कहां पर आता है, रैम में, तो वो न्यू स्टेज में होता है, यानी क्रिएट हो गया, है ना। इसका मतलब वो किस स्टेज में हो गया, न्यू स्टेज में, यानी प्रोसेस क्रिएट हो गया है। क्रिएट होने के बाद अब वो रैम में अपने आप को महसूस करने लगता है कि मैं रैम में आ चुका हूं। इसका मतलब रैम में आने पर वो क्या हो जाता है, रेडी हो गया। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या किया गया, क्रिएट किया गया, दैट इज कॉल्ड न्यू। फिर उसके बाद वो रेडी यानी रैम में आ गया। फिर उसके बाद रनिंग का मतलब वो सीपीयू में आ गया। वेटिंग का मतलब कि सीपीयू में हो सकता है कि कई सारे प्रोसेस पहले से लगे हुए हों, तो उसको और भी ज़्यादा इंतजार करना होगा अपने नंबर का, तो यानी रनिंग स्टेज में जाने से पहले हो सकता है वो वेट करे। और अगर ये वेट बहुत ज़्यादा लंबा चला गया तो वो टर्मिनेट भी हो सकता है ना। और टर्मिनेट होने का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जो है वो फिर से प्रोग्राम बन जाए, यानी फिर से वो हार्ड डिस्क में पहुंच जाए। और अगर कोई भी प्रोसेस फिर से प्रोग्राम बन जाता है तो इसका मतलब कि वो कहां चला जाएगा, हार्ड डिस्क में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि कोई भी प्रोसेस जब प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है तो वो किस लोकेशन पर होता है। ऑप्शन में दिया होगा रैम में होगा, सीपीयू में होगा, हार्ड डिस्क में होगा, कहां पर होगा। तो आंसर क्या होगा, प्रोग्राम के केस में हार्ड डिस्क में, प्रोसेस के केस में रैम में। समझ में आ गया ये बात, वेरी गुड। तो न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेशन, ये आपकी स्टेजेस होती हैं। टर्मिनेट हो गया, अब सस्पेंड क्या होता है जरा ये भी देखो। देखो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है टर्मिनेट में और सस्पेंड में। टर्मिनेट होने के बाद वापस से वो प्रोसेस रैम में आ सकता है, लेकिन अगर वो सस्पेंड हो गया है ना, तो इस केस में वो रैम में नहीं आ सकता। ये भी एक स्टेज होती है ना, कि अब वो प्रोसेस आपका आएगा ही नहीं, यानी अब उस प्रोग्राम में कुछ फॉल्ट हो गई है जिस रीजन की वजह से वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है ना, तो वो सस्पेंड केस हो जाता है। बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हम लोग कि इनका काम क्या है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है ना। तो मेन तो क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इट पासेस थ्रू डिफरेंट 5 स्टेजेस। पहला है न्यू। न्यू का मतलब क्या है, क्रिएट प्लस हार्ड डिस्क। न्यू का मतलब कि प्रोसेस क्रिएट हो गया, तो अगर कहीं भी क्रिएट होने की बात की जाएगी और हार्ड डिस्क की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा, न्यू स्टेज। रेडी का मतलब क्या है, रैम। अगर रैम के बारे में बात की जाएगी तो रेडी होगा। और रेडी स्टेज की एक खास बात होती है, दैट इज वाया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम बेसिकली क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस को रैम से उठाकर सीपीयू को एलोकेट करने का, है ना, ये काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि किस स्टेज में आता है तो आंसर क्या होगा, रेडी स्टेज में, यानी सेकेंड स्टेज में। फिर इसके बाद रनिंग स्टेज का मतलब क्या है कि अब वो प्रोसेस कहां पर आ चुका है, सीपीयू के पास।
और जैसे ही कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास आता है, सीपीयू उस प्रोसेस को दे देता है किसको? एएलयू को, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को, कि अब आप इस पे अर्थमेटिक और लॉजिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करें। तो ये प्रोसेस सीपीयू ने किसको दे दिया? एएलयू को दे दिया। अब जैसे ही सीपीयू के पास वो आया, अगर वो प्रोसेस सक्सेसफुली पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि रैम का साइज होता है कम, है ना। अगर कोई भी प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगा तो रैम फुल हो जाएगी, और रैम हम लोग जानते हैं एक ऐसी मेमोरी है जिसका साइज बहुत कम है ना। तो इसका मतलब कि जो भी प्रोसेस आएगा वो टर्मिनेट होगा ही होगा, और अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो या तो वो वेट करेगा या ब्लॉक हो जाएगा। एग्री और नॉट? तो टर्मिनेशन का मतलब होता है डी एलोकेशन। डी एलोकेट करने का मतलब यहां पर यह है कि टर्मिनेट होने से पहले उस प्रोसेस ने जितनी भी स्पेस, जितनी भी एड्रेस, जितनी भी पीसीबी का इस्तेमाल किया होगा वो सरेंडर करके जाएगा, है ना। जैसे होता क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर उसे टर्मिनेट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको जो भी लैपटॉप दिए होते हैं या जितने भी गैजेट असाइन होते हैं उसको, है ना, वो सब उससे ले लिए जाते हैं। ऐसे ही तो होता है। तो वैसे ही टर्मिनेट में क्या होता है? डी एलोकेशन होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डी एलोकेशन कौन से स्टेज में होता है। तो डी एलोकेट करने का मतलब है कि अपने सभी रिसोर्सेस को वो प्रोसेस सबमिट करके जाएगा, है ना, और तब टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि रैम क्या है? लिमिटेड है, इसलिए। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब वेट या ब्लॉक का मतलब क्या है? वेट या ब्लॉक का मतलब है दो चीजों से। हाई प्रायोरिटी टास्क, एक वो टास्क जिसकी प्रायोरिटी हाई है। हाई का मतलब ये है कि अभी डिले है ना। हाई का मतलब यहां पर ये नहीं है कि उसकी प्रायोरिटी कम है, उसकी प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा है, यानी वो बाद में भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हाई प्रायोरिटी टास्क है, उसको वेट करना होगा अपनी नंबर का। या मल्टीटास्किंग, इसी फीचर को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? कि एक साथ कई सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। मल्टीटास्किंग में ये नहीं होता है कि एक साथ कई सारे प्रोसेस चलते हैं। वो होता क्या है? चलता तो एक समय में एक ही टास्क है ना। सीपीयू हमेशा एक समय में एक ही टास्क को परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है करने की कि हमें लगता है कि एक साथ कई सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक साथ कई प्रोसेस को करना मल्टी प्रोसेसिंग होता है, और ये काम होता है सर्वर का, है ना। तो हमारा कंप्यूटर सर्वर तो नहीं होता, हमारा कंप्यूटर एक नॉर्मल सा कंप्यूटर है, जो माइक्रो कंप्यूटर हो सकता है, जो लैपटॉप हो सकता है ना। और ये मल्टीटास्किंग काम करता है। इसका मतलब कि एक प्रोसेस को वेट करवाता है, दूसरे को एग्जीक्यूट करवाता है, किसी को ब्लॉक करता है। तो ये सारा काम किस में आता है? मल्टीटास्किंग में। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। इसके साथ में वेट और ब्लॉक स्टेज में टाइम क्वांटम भी होता है। टाइम क्वांटम मतलब राउंड रॉबिन अप्रोच, है ना। जैसे कि हमने आपको पहले भी समझाया था कि टाइम क्वांटम का मतलब क्या होता है? हर एक प्रोसेस को एक टाइम बांट दिया जाता है कि तुम जो हो वो 5 मिनट में एग्जीक्यूट करो। अगर 5 मिनट का समय उसको दे दिया गया, 5 मिनट के अंदर अगर वो एग्जीक्यूट करता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वो 5 मिनट में एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है ना, तो दोबारा आकर वो रैम में वेट करता है और फिर अपने टर्म का इंतजार करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम क्वांटम या राउंड रॉबिन, है ना। तो यहां भी देखो वेटिंग प्रोसेस चल रहा है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का यहां पर इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मतलब क्या है? जैसे अगर 5 मिनट के लिए हर एक प्रोसेस को 5 मिनट या 1 मिनट एलोकेट कर दिया गया, तो इसका मतलब 1 मिनट के बाद फिर से वो प्रोसेस क्या होगा? शेड्यूल किया जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब डिफरेंस देखने वाली बात यह है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में क्या अंतर है? बहुत ध्यान से समझिएगा। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में ये रेडी स्टेज में होता है प्रोसेस, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के केस में वेट और ब्लॉकिंग स्टेज में होता है प्रोसेस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट,
देखिए अगर सपोज करिए कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की जाएगी जैसे हार्ड डिस्क के केस में। अब इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। सपोज करिए हार्ड डिस्क में एक फाइल है आपकी, उस फाइल को आप ओपन कर रहे हैं, लेकिन सीपीयू किसी दूसरे टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो टास्क होता है जिसको वो परफॉर्म कर रहा होता है उसको रोक देता है। क्यों? क्योंकि आईओ की प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, किसी भी इनपुट आउटपुट की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आपको याद होगा हमने आपको पढ़ाया था डीएमए का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का कॉन्सेप्ट। और डीएमए के केस में क्या होता है कि डीएमए कंट्रोलर सारी इनपुट आउटपुट प्रोसेस को खुद मैनेज करता है। याद आया आपको? तो ये जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है ये भी आपकी वेट या ब्लॉक स्टेज में ना जाए, इसलिए इसका काम कौन संभाल रहा था? डीएमए कंट्रोलर संभाल रहा था, है ना। तो ये सब चीजें इंटरलिंक हैं आपस में। अब यहां पर दो चीजों को और याद रखिएगा, एक है आपकी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और दूसरा है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, है ना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है जरा देखिएगा। प्रिम्प्ट करने का मतलब होता है छीन लेना, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि छीने नहीं और काम ऐसे ही चलता रहे, है ना। जैसे सपोज करिए बचपन में क्या होता था, खिलौने होते थे लिमिटेड, है ना। और अगर दो भाई बहन हैं तो वो क्या करते थे, आपस में लड़ाई करते थे। एक कहता था कि ये मेरा खिलौना है, दूसरा कहता था नहीं मैं ऐसे खेलूंगा, है ना। क्योंकि वो खिलौना एक है और खेलने वाले दो लोग हैं। तो इस केस में क्या होगा, प्रेमिशन होगा, यानी छीना झपटी होगी। और अगर वहीं एक ही बच्चा हो, है ना, एक ही हो किड खाली, तो क्या वहां पर कोई प्रेमिशन का केस होगा? आंसर है नहीं, वहां कोई छीना झपटी नहीं होगी, वहां नॉन प्रिमिटिव होगा। तो प्रोसेस के केस में भी देखिए प्रेमिशन होता है। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हमने राउंड रॉबिन टेक्निक को इंप्लीमेंट किया तो हमने हर एक टास्क को, हर एक प्रोसेस को एक टाइम मान दिया, वो था 1 मिनट के लिए, कि अब 1 मिनट के लिए तुम जाओगे, एग्जीक्यूट होगे तो ठीक है वरना वापस आ जाओगे। तो यानी ये प्रेमिशन नहीं है, यहां पर प्रेमिशन नहीं है। अगर हम ऐसा करते कि हम वहां पर करते अप्रोच प्रायोरिटी वाली, है ना, प्रायोरिटी अप्रोच करते, तो वहां पर क्या होता, प्रेमिशन हो जाता। जैसे जिसकी हाई प्रायोरिटी है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में भी आया है और एग्जीक्यूट भी पहले हो जाएगा, है ना, बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी। तो इस केस में क्या होगा, प्रेमिशन हो जाएगा, है ना, छीन लिया जाएगा वो प्रोसेस, क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो कहेगा ये प्रोसेस मुझे दे दो ठाकुर, तो प्रोसेस उसके पास चला जाएगा, यानी सीपीयू जो है उसको पहले एग्जीक्यूट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहां पर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इस पर फोकस करिए। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, इस केस में रेडी से रनिंग पर आता है आपका कोई भी प्रोसेस। रेडी मतलब वो तैयार है, रन होना शुरू हो चुका है वो, है ना, रनिंग स्टेज में आ गया है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के केस में क्या होता है, छीना झपटी वाले केस में क्या होता है, वो रेडी पर आता है, रन कर रहा होता है, लेकिन कोई दूसरा आ जाता है तो पहले वाला स्टॉप हो जाता है, यानी उसको वेट करना होगा। तो अगर कभी भी एग्जाम में सिर्फ रनिंग स्टेज की बात हो रही हो, यानी रेडी और रनिंग की बात हो रही हो, तो समझ लेना कि रन कर रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्मूथली रन हो रहा है, तो नॉन प्रिमिटिव है। अगर एग्जाम में रेडी रन के बाद में स्टॉप और वेट की भी बात हो रही हो, तो समझ लेना कि अब स्टॉप कर दिया गया है, वेट कर दिया गया है, इसका मतलब छीना झपटी चल रही थी, छीन नहीं ली जा रही थी चीजों को, ना चीजों को छीन लिया जा रहा था, इस रीजन की वजह से उसको प्रेम्प्ट किया गया। तो बस एग्जाम में आपको एक ही फंडामेंटल अप्लाई करना है, रेडी और रनिंग आए तो नॉन प्रेमिशन होगा, रेडी रनिंग और स्टॉप या वेट आए तो प्रेमिशन स्टेज होगा। क्या ये बात समझ में आई? अभी मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो यहां तक अभी हम लोगों ने क्या सीखा, जरा एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यह सीखा कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम लोगों ने यह जाना कि पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर होता है ये किसी भी प्रोसेस का। फिर हम लोगों ने जाना कि पीएलसी मतलब प्रोसेस लाइफ साइकिल में 5 स्टेजेस होती हैं। कोई भी प्रोसेस जब रैम को एलोकेट होता है और रैम उस प्रोसेस को
सीपीयू को एलोकेट करता है। इसी के दौरान दो काम होते हैं, एक तो प्रेमशन का और एक नॉन प्रेमशन का। समझ में आ गया ये पूरा केस? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं थ्रेड के बारे में। देखिए, एक प्रोसेस के अंदर कई सारी थ्रेड चल रही होती हैं। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। एक प्रोसेस के अंदर कई सारी थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। जैसे अगर हमने कहा कि एक प्रोसेस है, सपोज करिए एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक प्रोसेस है, इसके अंदर कई सारी थ्रेडें हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, थेसोरस, पेज मार्जिन, गटर मार्जिन, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। वाटर मार्क लगाना, है ना, प्रिंट देना किसी भी फाइल को। तो ये इंडिविजुअल आपकी क्या है, थ्रेड्स हैं। तो इसका मतलब एक प्रोसेस के अंदर कई सारी थ्रेड हो सकती हैं। आंसर है यस, हो सकती हैं, है ना। अब थ्रेड होता क्या है बात करते हैं डिटेल में, हैव अ लुक। अ प्रोसेस कंटेन वन और मोर देन वन थ्रेड्स। एक प्रोसेस में एक या एक से ज्यादा थ्रेड हो सकती है। वेरी गुड। अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड थ्रेड। किसी भी प्रोग्राम की जो छोटी यूनिट होगी, सबसे छोटी यूनिट होगी, वो क्या होगी, थ्रेड होगी। दैट इज कॉल्ड थ्रेड। थ्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट वेट प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइट वेट प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो आंसर है थ्रेड को। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहां पर लिख भी दिया है कि अगर एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन है, रनिंग एप्लीकेशन प्रोसेस में कई सारी मल्टी थ्रेडिंग चल रही हैं, है ना। कौन कौन सी, एक स्पेल चेक चल रही है, फाइल सेव किया जा रहा है, टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज किया जा रहा है, फॉन्ट को चेंज किया जा रहा है, फॉन्ट के कलर को बदला जा रहा है ना। तो ये सब क्या है, थ्रेड है। और यहां पर हमने दिखाया भी हुआ है कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर अलग अलग थ्रेड चल रही है। समझ में आ गया? और ये जो हम लोग पीसीबी मेंटेन करते हैं ना, उसमें इंडिविजुअल थ्रेड की इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं करते, उसमें हम प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं। और बाय डिफॉल्ट थ्रेड की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली लिंक हो जाती है ना, क्योंकि थ्रेड किसका पार्ट है, प्रोसेस का। तो कई सारे प्रोसेस होंगे, तो उसके अंदर कई सारे मल्टी थ्रेड चल रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट देखिएगा। तो बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है ये, है ना। डेली लाइफ में हम इसको देखते भी हैं, एनालाइज भी करते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स को। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताइएगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे लैपटॉप आपका चल रहा है, या डेस्कटॉप पर आप काम कर रहे हैं, या मोबाइल पर आप अगर कोई काम कर रहे हैं, तो इस बीच बैटरी कभी कभी डाउन हो जाती है। और जब बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है ना, तो एक मैसेज आता है स्क्रीन पर। वो मैसेज क्या होता है कि कनेक्ट दी बैटरी, है ना, या योर बैटरी इज टू लो, काइंडली कनेक्ट इट, है ना। इस तरीके से मैसेज आपने डिस्प्ले देखे होंगे। अब ये जो मैसेज आया है, ये किसका पार्ट है ना। क्वेश्चन है ये किसका पार्ट है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, दो ऑप्शन है आपके पास। पहला है प्रेमशन, दूसरा है नॉन प्रेमशन। बताइए, ये जो मैसेज जनरेट हुआ, ये प्रेमशन का पार्ट है या नॉन प्रेमशन का पार्ट है। बताइए। जो मैसेज शो हुआ, ये प्रिंट हुआ या नॉन प्रिंट हुआ। देखो, बहुत ही कॉमन सी चीज है ना। जैसे कोई भी मैसेज अगर शो हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्सफुली आप कोई काम कर रहे थे और उसने आकर आपको एक मैसेज डिस्प्ले किया, है ना। तो इसका मतलब ये जो केस है, ये प्रेमशन का है ना, नॉन प्रिमिटिव का नहीं है, ये प्रेमशन का केस है। प्रिम्ट यानी छीन लिया गया। कोई प्रोसेस आप कर रहे थे, सपोज करो एमएस वर्ड पे आप काम कर रहे थे, और करते करते एक मैसेज डिस्प्ले हुआ, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हाई किसकी थी, आपके कंप्यूटर ने ये कहा कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा,
है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि प्रायोरिटी हाई किसकी थी, चार्जिंग की, इसलिए वो प्रॉम्प्ट आपके सामने आया, है ना। और ये मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड दिस इज द केस ऑफ प्रेम्पशन, है ना, ये एक प्रेम्पशन का केस है। वेरी गुड। और जितने भी हमारे बैकएंड पर प्रोसेस चलते रहते हैं, है ना, वो हमारा नॉन प्रेम्पशन का केस है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप टास्क मैनेजर पे राइट क्लिक करें, है ना, और वहां पर अगर आप प्रोसेस को देखें, तो आपने देखा होगा कि सीपीयू जो है वो कई सारे प्रोसेस को मैनेज करता रहता है ना। वहां पर दिखाता भी है कि सीपीयू कितना कंज्यूम हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब कि जो पीछे बैकएंड पे जो प्रोसेस चलते रहते हैं, है ना, दीज आर कॉल्ड एज नॉन प्रिम्पशन मैसेजेस या नॉन प्रिम्पशन प्रोसेसेस। ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल फ्री होकर अपने आप एग्जीक्यूट करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी करता है। तो शायद दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। थ्रेड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, कह रहा है थ्रेड जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, नॉट इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। लाइक प्रोसेस अ थ्रेड हैज इट्स ओन, कह रहा है प्रोसेस की तरीके से ही थ्रेड का अपना एक प्रोग्राम काउंटर होता है, थ्रेड की एक आईडी होती है, इसका एक स्टैक भी होता है टू स्टोर वेरिएबल्स एंड रजिस्टर। तो जैसे हम लोग ने पीसीबी के केस में देखा था कि प्रोसेस का भी अपना क्या था, प्रोग्राम काउंटर था, प्रोसेस की आईडी थी, प्रोसेस का अपना वेरिएबल स्टोर करने के लिए रजिस्टर था, है ना, और साथ ही साथ इसकी आईडी भी थी और बहुत सारी चीजें थी। तो वैसे ही हमारे थ्रेड का भी प्रोग्राम काउंटर, है ना, थ्रेड हैज इट्स प्रोग्राम काउंटर, थ्रेड आईडी, स्टैक और रजिस्टर, ये भी सब होते हैं। थ्रेड आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एज दे शेयर द कोड। भाई नॉर्मल सी बात है कि ये जो थ्रेड हैं ये किसी प्रोसेस के हैं, और ये आपस में शेयर कर रहे हैं क्या चीजें, कोड को शेयर कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं, ओएस रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, है ना। जैसे एक फॉन्ट है, तो फॉन्ट का क्या कोई एक थ्रेड होगा, नहीं, फॉन्ट का कलर भी होगा जो फॉन्ट के साइज पर डिपेंडेंट भी होगा, फॉन्ट का एक स्टाइल भी होगा, है ना, फॉन्ट का एक इफेक्ट भी होगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं। जबकि जितने प्रोसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट बट थ्रेड्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये भी एक डिफरेंस है थ्रेड में और प्रोसेस में। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, थ्रेड शेयर रिसोर्सेस। अभी हमने कहा कि थ्रेड जो है वो रिसोर्सेस को शेयर करती है। तो थ्रेड के लिए रिसोर्स क्या क्या है, एक तो कोड और दूसरा डेटा। थ्रेड के लिए दो रिसोर्सेज होते हैं, एक उसका कोड और दूसरा उसका डेटा, है ना। जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में आप देख सकते हैं कई सारे प्रोसेस हैं, कई सारे प्रोसेस के अंदर कई सारे थ्रेड चल रहे हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट, कई सारे थ्रेड चल रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर बात हो रही है थ्रेड्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। प्रोसेस स्विचिंग नीड्स इंटरेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्रेड्स नॉट इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और एक नॉर्मल सी बात भी है। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही ओपन होते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट। तो वर्ड को ओपन होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एक्सेल को ओपन होने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो इसका मतलब कि प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट है और इंटरेक्ट होता है। लेकिन थ्रेड्स नहीं, थ्रेड्स नॉट इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि थ्रेड इंटरेक्ट करती हैं किसके साथ, प्रोसेस के साथ, है ना। नॉर्मल सी बात है, अगर फॉन्ट का स्टाइल होगा या फॉन्ट का साइज होगा तो ये किसी एक प्लेटफॉर्म का होगा, है ना, जहां पर आप लिख रहे होंगे, तो वो प्रोसेस के साथ में थ्रेड इंटरेक्ट करेगी, थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगी। ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन मेमोरी, हर एक प्रोसेस की अपनी मेमोरी होती है, अपना रिसोर्स होता है। ऑल थ्रेड्स कैन शेयर सेम मेमोरी एंड रिसोर्स, जबकि थ्रेड के केस में क्या होता है, सेम मेमोरी और सेम रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। ईच प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट वेयर एज थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है प्रोसेस और थ्रेड में,
ये हमने समझा कि थ्रेड्स आपकी क्या होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, जबकि प्रोसेस क्या है, इंडिपेंडेंट है, आप अपने आप में कंप्लीट है। राइट, नेक्स्ट देखिएगा। अब थ्रेड के कितने टाइप्स होते हैं ये भी जरा समझ लीजिए। दो तरीके की आपकी थ्रेड होती है, एक यूजर लेवल की और एक कर्नल लेवल की। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। यूजर लेवल की जो थ्रेड है ना, यानी जिसको यूजर ऑपरेट कर पा रहा है मैनुअली, वो यूजर लेवल की थ्रेड हो गई। और एक ऐसी थ्रेड भी होती है जो कर्नल लेवल की होती है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, जिसे मैनुअली पर्सन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए आपका मोबाइल फोन है, आप अपने मोबाइल फोन में कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, है ना, कोई अपना कर्नल आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। शायद आपको पता होगा कि अगर मोबाइल फोन का कर्नल बदल दिया जाए, है ना, कई सारे थर्ड पार्टी के कर्नल भी आते हैं, तो आपका वही मोबाइल 10 टाइम्स फास्ट हो जाएगा चलना। जैसे अगर एंड्रॉयड के केस में एंड्रॉयड का कर्नल हटा के अगर हम उसमें iOS वाला कर्नल लगा दें, है ना, तो ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ये करना लीगल है? आंसर है नहीं। दिस इज अ क्राइम। ये क्राइम है। अगर आप कर्नल बदलते हैं और किसी दूसरी कंपनी का कर्नल लगा देते हैं, है ना, अगर उस कंपनी को पता चलेगा तो वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है कि आपने एंड्रॉयड के फ़ोन में किसी दूसरी कंपनी का कर्नल कैसे यूज़ कर लिया। और अगर आप करते हैं, है ना, वैसे ऐसा होता तो नहीं कि वो आप पे केस कर दे। इस केस में ये होता है कि अगर कोई भी खराबी होती है आपके फ़ोन में, तो वो कंपनी ठीक करने से मना कर देती है ना, कहती है आपने इसका कर्नल चेंज किया है, और कर्नल चेंज करने की परमिशन किसी को होती नहीं, है ना, तो वो ये कहती है कि सॉरी, वी कैन नॉट ऑल्टर दैट पर्टिकुलर फ़ोन, हम इस फ़ोन को ऑल्टर नहीं कर सकते, है ना। तो ये वो पनिशमेंट जरूर दे सकती है कंपनी अगर चाहे तो ये जो कर्नल होता है ये बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है एक तरीके से, है ना। जैसे हम जानते हैं एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड किसका है, गूगल का। वैसे हम जानते हैं iOS किसका है, एप्पल का। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये अपने अपने कर्नल बनाती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करवाती हैं, है ना। जैसे जो मिलिट्री का कर्नल होता है वो क्या करता है, कमांड देता है ना, कि ये करो। वैसे ही कर्नल भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तरीके से कमांड देता है काम को करने के लिए। तो दो तरीके की थ्रेड होती हैं, एक यूजर लेवल की और एक कर्नल लेवल की। अब देखो इसमें हमें क्या समझना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इस पर बात करते हैं डायरेक्ट। यूजर लेवल की थ्रेड मैनेज बाय द यूजर लाइब्रेरी। जो यूजर लेवल की थ्रेड होती हैं वो यूजर लाइब्रेरी से मैनेज होती हैं। कर्नल लेवल की जो थ्रेड है वो मैनेज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी उसमें यूजर का कोई लेना देना नहीं होता। तो आपको इस पूरी कहानी से क्या समझ में आई बात? आपको इस पूरी कहानी से ये बात समझ में आई कि कर्नल पर यूजर का कोई भी कमांड नहीं होता, बस इतना ही समझना है आपको। तो कर्नल लेवल थ्रेड मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज सिस्टम कॉल, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम कॉल। तो जो सिस्टम कॉलिंग होती है इसका मतलब कि यूजर पर जहां कंट्रोल खत्म हो जाए वहां पर सिस्टम कॉल करेगा, सिस्टम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेगा चीजों को, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कर्नल लेवल थ्रेड मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर लेवल थ्रेड फास्ट होती है, कर्नल लेवल थ्रेड स्लो होती है। देखिए अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, तो आप क्यों कर रहे हैं वो, ताकि वो फास्ट हो जाए। और कर्नल यानी जो अपने आप से जो प्रीफिक्स है चीज, है ना, वो स्लो होती है। तो यही कर्नल को आप बदलते हैं, दूसरे कर्नल का यूज करते हैं, है ना, ताकि वो फास्ट हो जाए प्रोसेस। तो यूजर लेवल थ्रेड फास्ट होती है जबकि कर्नल लेवल स्लो होती है। यूजर लेवल थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर। यूजर लेवल थ्रेड में क्या फास्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जंप करना, है ना, ये काफी फास्ट होता है। कर्नल लेवल थ्रेड में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, स्लो होती है। यूजर लेवल थ्रेड में व्हेन थ्रेड ब्लॉक एंटायर प्रोसेस ब्लॉक, यानी अगर कुछ गलती हो गई तो पूरा फोन गया, है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया, फिर कोई ठीक नहीं करने वाला। कर्नल लेवल थ्रेड में व्हेन वन थ्रेड ब्लॉक नो इफेक्ट टू दी अदर, लेकिन अगर वही काम कर्नल कर रहा है और उससे कोई एक थ्रेड ब्लॉक हो गई है तो वो दूसरे पर इंपैक्ट नहीं डालेगी, है ना। तो ये डिफरेंस होता है आपके थ्रेड्स के बीच में। तो आपको क्या समझ में आया,
दो तरीके की थ्रेड होती है, एक यूजर लेवल और एक कर्नल लेवल। ठीक है, समझ में आ गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल का मतलब यह है जहां पर यूजर की इन्वॉल्वमेंट ना हो, नंबर वन। नंबर टू, कर्नल के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज किया जा रहा है ना, दिस इज कॉल्ड सिस्टम कॉल। समझ में आ गया। जबकि यूजर लाइब्रेरी का मतलब क्या है, जहां पर यूजर खुद ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूजर लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखिए, नाउ अ टाइम वी आर यूजिंग हाइब्रिड मॉडल। कह रहा है आजकल के समय पर हम लोग एक हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अभी मैंने आपसे कहा कि हम कर्नल को बदल लेते हैं, तो कर्नल को बदल के हम इसकी स्पीड फास्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसके लिए काफी एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड हाइब्रिड मॉडल। थ्रेड ऑलवेज शेयर कोड एंड डेटा। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्रेड क्या शेयर करता है, तो थ्रेड दो चीजें शेयर करता है, एक तो अपने कोड को और दूसरा अपने डेटा को, है ना। तो याद रखिएगा, थ्रेड ऑलवेज शेयर कोड एंड डेटा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर बात करेंगे कर्नल और सिस्टम कॉल में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, क्या होता है कर्नल और क्या होती है सिस्टम कॉल। तो अभी एक आइडिया हम लोगों ने ले लिया कि सिस्टम कॉल का मतलब क्या है ना, और कर्नल का मतलब भी क्या है, एक थोड़ा सा आइडिया हम लोग को लगा है। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। कर्नल का मतलब क्या है, कर्नल इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, आप लोग ने शायद पढ़ा होगा शेल और कर्नल। शेल और कर्नल दोनों ही आपके ज्यादातर जो यूज होता है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है ना। शेल किसका पार्ट है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। वैसे ही कर्नल की भी जो शुरुआत हुई थी वो यूनिक्स से ही हुई थी, लेकिन आजकल हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कर्नल का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। रीजन कि कर्नल किसी भी डिवाइस को बहुत स्मार्ट कर देता है, बहुत एडवांस कर देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद मैनेज कर लेता है ना। इसलिए आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं वो सब कर्नल के इंटरफेस की मदद से ही बनाए जाते हैं। तो कर्नल इज एन इंटरफेस बिटवीन एन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि यहां दिखाया भी गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नीचे कर्नल दिया हुआ है और इसकी मदद से सीपीयू मेमोरी डिवाइसेस यानी यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, समझते हैं। कर्नल इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर वन, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ कर्नल। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कर्नल होता है। द कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लेवल टास्क। कर्नल जो है वो लो लेवल टास्क को मैनेज करने में कैपेबल होता है, जैसे डिस्क को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, टास्क को मैनेज करना। यही सारी बातें देखो ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है। ओएस भी डिस्क मैनेजमेंट करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, टास्क को मैनेज करता है। अब यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम खुद ना करके, है ना, कर्नल से करवा लेता है। तो कर्नल का काम क्या होता है, डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट। कर्नल प्रोवाइड एपीआई। कर्नल जो है वो एपीआई भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि अभी हमने कहा कि थर्ड पार्टी सर्विस भी ये प्रोवाइड करता है ना। अलग अलग कंपनीज के कर्नल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल ड्राइवर्स। कर्नल डिजाइन इन सी और असेंबली लैंग्वेज। कर्नल को सी और असेंबली लैंग्वेज में डिजाइन किया जाता है। कर्नल हैंडल सिस्टम कॉल। कर्नल सिस्टम कॉल को भी हैंडल कर लेती है, वर्चुअल फाइल सिस्टम को भी मैनेज करती है, डिवाइस फाइल्स को भी मैनेज करती है, प्रिविलेज को भी देखती है, मॉड्यूलर और एपीआई को भी मैनेज करती है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि एपीआई क्या होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसको बोलते हैं। देखिए, एपीआई का मतलब क्या होता है, जैसे थर्ड पार्टी। कई सारे कंप्यूटर में ऐसे काम होते हैं जो कंप्यूटर खुद नहीं कर सकता, उसके लिए अलग अलग एपीआईज बनाई जाती हैं। जैसे यूट्यूब, है ना, सपोज करिए मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई और मेरी वेबसाइट में जो यूट्यूब है उसकी मैंने एक एपीआई लगा दी। अब हमें वहां से पता चल रहा है कि कौन सा यूजर क्या कमेंट कर रहा है हमारे यूट्यूब पर, है ना। तो हमने क्या किया, यूट्यूब को एम्बेड कर दिया वेबसाइट के साथ, है ना। और ये हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की मदद से। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है, जरा इसको समझिएगा। अलग अलग कर्नल हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि अभी हमने बात करी कि
हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का होना मैंडेटरी होता है। तो एंड्रॉयड जिस कर्नल का यूज करता है वो है लाइनेक्स कर्नल, है ना। नाम याद रखिएगा। एंड्रॉयड में जो कर्नल है वो कौन सा है, लाइनेक्स कर्नल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिस कर्नल का यूज करता है वो है एंटी कर्नल। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एप्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, और आईओएस के केस में जो ओएस यूज हो रहा है वो है डार्विन कर्नल। और एंड्रॉयड थर्ड पार्टी का जो कर्नल यूज करता है वो है फ्रैंको कर्नल। तो हम लोग अपनी मोबाइल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं 10 गुना अगर हम फ्रैंको कर्नल का इस्तेमाल करें, है ना। लेकिन एंड्रॉयड ये परमिशन नहीं देता है कि आप फ्रैंको कर्नल का यूज करें। तो एंड्रॉयड खुद कई बार थर्ड पार्टी इंटरफेस पर फ्रैंको कर्नल खुद भी प्रोवाइड कर देता है, लेकिन हम अगर चाहें तो हम इस फैसिलिटी को अलग से नहीं यूज कर सकते। एंड्रॉयड एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है। विंडोज क्लोज सोर्स है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्लोज सोर्स है ना। तो इसलिए यहां पर हमने ये भी लिख दिया है कि ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट देखिएगा, सिस्टम कॉल क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम कॉल। कर्नल के बारे में समझ में आ गया हम लोग को कि कर्नल क्या है ना। तो बेसिकली अगर हम बहुत शॉर्ट में बताएं आपको कि कर्नल क्या होता है, तो कर्नल का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने का। सिस्टम कॉल का मतलब क्या है कि यूजर की बिना इन्वॉल्वमेंट की ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज किया जाए, है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल सिस्टम कॉल। यूजर एक्सेस द फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाया सिस्टम कॉल। तो अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होना है तो हम डायरेक्टली ओएस से इंटरेक्ट नहीं हो सकते, हम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट हो सकते हैं वाया सिस्टम कॉल ओनली। डिवाइस एक्सेस वाया सिस्टम वाया कर्नल। डिवाइस को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कर्नल के थ्रू करेंगे। सिस्टम कॉल इन्वोक ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म अ टास्क। कह रहा है सिस्टम कॉल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वोक करता है, जगाता है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। विंडोज के केस में 700 सिस्टम कॉल्स का यूज होता है। लाइनेक्स के केस में 100 सिस्टम कॉल्स का यूज होता है। सिस्टम कॉल्स आर दी ओनली एंट्री पॉइंट इनटू दी कर्नल सिस्टम। तो कर्नल पर पहुंचने के लिए हमें सिस्टम कॉल से होकर ही जाना होगा, दैट इज द ओनली वे। समझ में आ गया, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको सुनते जाइए, है ना, इसको कहानी के फॉर्म में सुनिए। रीजन इज दैट एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहां पर टिक लगाना है, क्योंकि आपके सामने 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन होंगी, है ना, जहां से आपको एक करेक्ट करना होगा। तो इस केस में अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, अगर आप सुन रहे हैं अच्छे से, है ना, तो आप 100% स्कोर कर पाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज की मदद से कि जो हम लोग ने पढ़ा इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। लेकिन पहले इस कहानी को बहुत अच्छे से समझिएगा। सिस्टम कॉल के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल आर देयर। सबसे पहले देखो अलग अलग तरीके के सिस्टम कॉल होते हैं। जैसे फाइल को ओपन करने के लिए ओपन सिस्टम कॉल है, फाइल को रीड करने के लिए रीड सिस्टम कॉल है, फाइल को राइट करने के लिए राइट सिस्टम कॉल है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो आप लोग ने देखा होगा हम लोग इन सिस्टम कॉल्स का यूज करते हैं, ओपन, रीड, राइट, क्लोज। तो इसका मतलब कि हम सिस्टम कॉल के थ्रू अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी फाइल को रीड कर पा रहे हैं, किसी भी फाइल को ओपन कर पा रहे हैं, राइट या क्लोज कर पा रहे हैं। डिवाइस रिलेटेड जो हमारी सिस्टम कॉल है वो कौन सी है। फाइल रिलेटेड तो 4 होती हैं, ओपन, रीड, राइट और क्लोज। डिवाइस रिलेटेड जो सिस्टम कॉल है वो कौन सी है। डिवाइस को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और रीपोजिशन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो सिस्टम कॉल हैं वो कौन सी हैं। गेट करेंट प्रोसेस आईडी, सेट टाइमर, स्लीप और मेटा डेटा, ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल हैं। प्रोसेस कंट्रोल रिलेटेड सिस्टम कॉल कौन सी हैं। प्रोसेस को लोड किया जाता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, प्रोसेस को अबॉर्ट किया जाता है, रोका जाता है। फॉर्क होता है, वेट होता है, सिग्नल होता है, एलोकेट होता है। कम्युनिकेशन और इंटर कम्युनिकेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल कौन सी है। पाइप, क्रिएट डिलीट कनेक्शन और SHMGET, है ना, इसको शेमगेट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड SHM गेट, है ना, या शेमगेट के नाम से इसको जाना जाता है।
तो सिस्टम कॉल बेसिकली क्या हम लोगों ने समझा कि अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई काम करवाना है तो हम वो डायरेक्टली ना करके वो हम सिस्टम कॉल के थ्रू करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल को ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, डिवाइस को रीड राइट रिपोजिशन करना है, इंफॉर्मेशन को फैच करना है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो हम गेट करंट प्रोसेस आईडी करेंगे, टाइमर सेट कर देंगे, स्लीप करवा देंगे किसी भी प्रोसेस को। मेटा डेटा यानी डेटा अबाउट डेटा ही हो गया ये एक tariके से। प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए लोड, एग्जीक्यूट, अबॉर्ट, फॉर्क, वेट, सिग्नल, एलोकेट इनका यूज करेंगे। कम्युनिकेट करने के लिए पाइप, क्रिएट, डिलीट, कनेक्शन या SHM गेट का यूज करेंगे। तो कुछ समझ में आया होगा आपको कि ये सिस्टम कॉल किस तरीके से फंक्शन के फॉर्म में काम कर रही हैं। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पर। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आया हो, है ना, तो बताइएगा। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत बढ़िया टॉपिक है ना, और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। तो बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो। देखिए प्रोसेस सिंक का मतलब क्या होता है, इसको जरा बहुत बारीकी से समझिएगा। किसी भी प्रोसेस को सिंक करवाने का मतलब क्या है। सपोज करिए कि अगर 2-3 प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं और इस समय जिस टाइम पर हम लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, ये मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट है ना। तो एक बात तो डैम श्योर है कि कई सारे अलग अलग प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। अब इन अलग अलग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने में क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी? प्रॉब्लम कहां पर आती है? कोई एक पर्सन हो, है ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 पर्सन हो तो दोनों में कुछ लड़ाइयां होंगी। 3 हो तो ज्यादा होंगी। 4 हो और ज्यादा होगी। 5 हो और ज्यादा होगी, है ना। तो मन मुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद भी हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं। जितने लोग होंगे उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, ये बात मानते हैं। वैसे ही जितने प्रोसेस ज्यादा होंगे उतनी ही प्रॉब्लम ज्यादा होगी। और इनकी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए किसका काम है? जैसे कोई कंपनी है तो हर एक कंपनी में मैनेजर क्यों अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। अगर वो एक अच्छा मैनेजर है, अगर वो एक अच्छा लीडर है, तो कभी भी अपने टीम में डिस्प्यूट नहीं होने देगा। यानी वो सिंक करके रखेगा, सारे काम को सिस्टमैटिकली मैनेज करके रखेगा और कभी भी अपने टीम के ऊपर बर्डन नहीं आने देगा, है ना। यही काम होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का। हर एक प्रोसेस को आपस में सिंक करके रखना, है ना, जिससे कि डेडलॉक की कंडीशन ना बने, जिससे कि कोई भी प्रोसेस ओवरलैप ना हो, जिससे कि सिस्टम हैंग ना हो, है ना। इसलिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, हैव अ लुक। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है रेस कंडीशन। नाम से ही पता चल रहा है रेस कंडीशन का मतलब क्या है। रेस लगी हुई है, एक चीज है और उसको लेने के लिए कई लोग हैं, है ना। रेस का मतलब क्या होता है कि कौन फर्स्ट आएगा दौड़ में, है ना। इसी को हम रेस बोलते हैं, कंपटीशन की रेस। सिलेक्शन हर किसी को नहीं मिलेगा, है ना। जो सबसे तेज और स्मार्ट दौड़ेगा उसी को मिलेगा। तो रेस कंडीशन का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैन चेंज द रिजल्ट। आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं यही आपके रिजल्ट को बदलेगा। जैसे कुछ लोग होंगे जो सिर्फ एमसीक्यूज करके जा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करके जा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ थ्योरी पढ़कर जा रहे होंगे, है ना। तो आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ही रिजल्ट को बदलेगा। सिर्फ एमसीक्यूज पढ़कर क्या सारे आंसर वहां से आ जाएंगे? आंसर है नहीं। क्या थ्योरी पढ़ना जरूरी है? आंसर है बिल्कुल। क्या थ्योरी के साथ में एमसीक्यूज करना जरूरी है? आंसर है दिस इज दी परफेक्ट स्ट्रेटजी, है ना। तो यही है बेसिकली आपकी रेस कंडीशन। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैन चेंज द रिजल्ट। If two processes want to access same resource in mixed fashion, then system gives inconsistent result, which is called race condition. अगर मंजिल एक है ना, अगर वैकेंसी एक है और एक वैकेंसी के लिए अगर 1,00,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वहां पर क्या होगा? इफ मैनी प्रोसेस, है ना, 2 और मोर देन 1 प्रोसेस हैव एक्सेस द सेम रिसोर्स, एक ही वैकेंसी के लिए जा रहे हैं मिक्स फैशन में, देन सिस्टम गिव्स इनकंसिस्टेंट रिजल्ट।
एक को रिजल्ट सही मिलेगा लेकिन बाकी सबको रिजल्ट क्या मिलेगा, इनकंसिस्टेंट मिलने वाला है, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रेस कंडीशन। समझ में आ गई बात। अब रेस कंडीशन से कैसे बचा जाए, है ना, इसको लेकर काफी सारे थ्योरम्स बनी हैं। अगला है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है, द एरिया इन विच प्रोसेस एक्सेस शेयर्ड रिसोर्स इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यानी वो एरिया बेसिकली जहां पर दो प्रोसेस आपस में लड़ रहे हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एनी प्रोसेस कैन गेट अ चांस टू एग्जीक्यूट ईदर P1 और P2 बट बिटवीन दी टू इंस्ट्रक्शंस। देखो काफी इंटरेस्टिंग है ये, समझो। रेस कंडीशन और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या डिफरेंस है। रेस कंडीशन का मतलब कि रेस लगी हुई है किसी भी दो प्रोसेस के बीच या दो से ज्यादा प्रोसेस के बीच कि किसको ये रिसोर्स मिलेगा, है ना, कौन ये रिसोर्स चाहता है। जैसे सपोज करो कि एक प्रिंटर है और कई लोगों ने प्रिंटर में प्रिंट आउट निकालना है, तो सबसे पहला प्रिंट किसका निकल के आएगा, है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल रेस कंडीशन। अब ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है और इसको मैनेज करने के लिए स्पूलिंग का यूज किया जाता है ना, ताकि रेस कंडीशन में कोई इफेक्ट ना हो, इसके लिए स्पूलिंग का यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है, यानी वो एरिया जहां पर ये लड़ाई चल रही है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। समझ में आया। थोड़ा और आसान करते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं। जैसे कुश्ती आप लोग ने देखी होगी, लड़ाइयां देखी होंगी, दंगल देखे होंगे, है ना, फाइट देखी होंगी टीवी में, तो आप लोग ने देखा होगा जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो जीतता तो एक ही है। तो जब दो लोग एक मेडल के लिए लड़ रहे हैं तो वो रेस कंडीशन है, और जिस जगह पर वो लड़ रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। क्या ये समझ में आया, है ना। तो यानी द एरिया इन विच प्रोसेस एक्सेस शेयर्ड रिसोर्स इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यानी जिस एरिया जिसमें वो दोनों लड़ रहे हैं एक ही रिसोर्स को लेने के लिए, एक ही मेडल को लेने के लिए, एनी प्रोसेस कैन गेट अ चांस, कोई भी जीत सकता है वहां पर वो मेडल, टू एग्जीक्यूट ईदर P1 और P2, पर्सन 1 या पर्सन 2, बिटवीन टू डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन के बीच में, दो अलग अलग सिचुएशन में, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे देखो, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन मतलब दिस इज द एरिया ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन इन विच मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्स एट सेम टाइम। एक ही समय पर कई सारे प्रोसेस लड़ रहे हैं एक ही चीज के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन, है ना। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब, अब देखो होता क्या है, जैसे आप लोग ने देखा होगा कहीं पर वेटिंग एरिया होता है ना, जैसे डॉक्टर के पास जाइए, बाहर एक लाइन लगी होती है, वेटिंग एरिया होता है, या आप कहीं भी जा रहे हैं तो एक वेटिंग एरिया होता है कि जब आपका नंबर आएगा, है ना, तभी आप अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ये बचाता है एक तरीके से किसी भी प्रोसेस को आपस में लड़ने से, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि सिस्टम शट डाउन हो जाए। इसके लिए क्रिटिकल सेक्शन का यूज किया जाता है। क्रिटिकल सेक्शन कई चीजें चेक करता है। जैसे आपने देखा होगा जो गार्ड बैठा होता है बाहर, है ना, किसी भी बिल्डिंग के बाहर या किसी भी एरिया के बाहर, वो पहले चेक करता है कि आप सही पर्सन हैं या नहीं, है ना। तो आपने देखा होगा अगर ऐसी सोसाइटी में आप रहते हैं तो बाहर क्या होता है, जो गार्ड बैठा होता है उसके पास एक फोन नंबर होता है, उसके पास पर्सन की लिस्ट होती है, उसके पास वो नंबर होता है, हाउस नंबर, जिसमें वो पर्सन जाना चाहता है, तो वो कॉल करता है बाहर से, है ना, और कंफर्म करता है कि ये जो पर्सन आना चाह रहा है क्या इसको भेज दे अंदर। तो वो जो गार्ड के पास जो एरिया है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन, है ना, जहां पर उस पर्सन की तलाशी ली जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है, अगर वो सही लगा तो ही वो एंटर कर रहा है। तो यही प्रोसेस के साथ भी होता है। दिस इज द एरिया ऑफ अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन इन विच मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्स। कई लोग उस बिल्डिंग में जाना चाह रहे हैं एक ही समय पर, लेकिन उन्हें क्रिटिकल सेक्शन से होकर गुजरना होगा, उन्हें अपने बारे में बताना होगा कि आखिरकार वो प्रोसेस कितने समय में एग्जीक्यूट होगा, उसे क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहिए या नहीं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि गार्ड कहता नहीं नहीं आप नहीं आ सकते, है ना, तो उसको वहां से वापस कर देता है। तो ऐसे ही प्रोसेस के साथ भी होता है। प्रॉब्लम और सोल्यूशन देखिए क्या है।
देखिए कई सारे प्रोसेस हैं तो प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो उनका सोल्यूशन भी होगा, है ना। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। टू प्रोसेस एक्सेस द रिसोर्स एट द सेम टाइम, रेस कंडीशन इज अ प्रॉब्लम, है ना। रेस इज अ प्रॉब्लम, जहां रेस है वो प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं कि हर कोई नौकरी लेना चाहता है लेकिन हर किसी को मिलेगी नहीं, है ना, ये प्रॉब्लम है। तो टू प्रोसेस एक्सेस द रिसोर्स एट अ सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन। इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी सुन लीजिए। ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर इन अ क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। ये बेटर रहेगा कि हर एक पर्सन को, जैसे एग्जाम होने लगता है तो क्या किया जाता है, एक कॉल लेटर डेवलप कर दिया जाता है ना। तो ये एक सोल्यूशन है। अगर कॉल लेटर नहीं हो तो पता ही नहीं चलेगा किसने फॉर्म भरा किसने नहीं भरा, कौन किसका पेपर देने आ रहा है ना। अगर वो चेक नहीं होगा तो देखो बवाल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? तो ये सोल्यूशन है कि एक प्रोसेस को एक समय पर एंटर होने की परमिशन दी जाए, और जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तब दूसरा प्रोसेस आए, है ना। और इस केस में कभी भी डेडलॉक की कंडीशन नहीं होगी, इस केस में कभी भी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम लोगों ने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से क्या समझा, जरा रिकॉल करते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से हम लोगों ने यह समझा कि जब एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उनको सिंक करने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहां पर कई सारे प्रॉब्लम हमारे सामने इंट्रोड्यूस होती हैं, है ना। वो प्रॉब्लम क्या है? रेस कंडीशन। और रेस कंडीशन से बचने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का सहारा लेना होता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमसे ये कहता है कि रुको, अच्छा हम देखते हैं, एक समय में एक ही प्रोसेस को एंटर करवाएंगे, है ना, जिससे कि प्रोसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई ना हो। समझ में आ गया? तो प्रॉब्लम क्या थी और सोल्यूशन क्या हुआ, इन दोनों पर हम लोगों ने चर्चा करी। तो प्रॉब्लम क्या थी? रेस कंडीशन। और सॉल्यूशन क्या निकल के आया? क्रिटिकल सेक्शन। फिर से मेरे साथ बोलिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रेस कंडीशन। फिर से मेरे साथ बोलिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रोसेस को मैनेज करना, यानी रेस कंडीशन। और इसका सॉल्यूशन क्या है? क्रिटिकल सेक्शन। यानी एक समय पर एक ही प्रोसेस को एंटर होने की परमिशन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। क्या ये टर्म्स जो मैं बोल रहा हूं ये आपको समझ में आ रहे हैं, है ना? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टर्म्स पे मैं फोकस कर रहा हूं वो टर्म्स आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। तो अभी 2 सेशन लगातार हम लोग ने कई सारे टर्म्स पर बात करी। अब नेक्स्ट सेशन में, यानी कल के सेशन में, जितने भी टर्म्स पर बात हमने आज करी है उन पर बेस्ड मैं क्वेश्चन लाऊंगा और आप उनके आंसर्स को दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।